बाबा साहब ने मुकनायक के माध्यम से ये समाज को वॉइस देने की, आवाज देने की, समाज का आवाज लोगों तक जाने के लिए ये मुकनायक नाम रखा है। मैं समझता हूँ आज भी वही परिस्थिति है कि समाज के लिए ऐसा मीडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया में हमारे मेन स्ट्रीम में हमारे लोग नहीं है। मीडिया हमें निर्माण करने के लिए उस मानसिकता के लोग चाहिए कि हमारी मीडिया होनी जरूरी है, लेकिन आने वाले समय में हमें बड़ा मीडिया चलाना पड़ेगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वैसे हमें चलानी पड़ेगी। साउथ के सब चैनल वाले हम इकट्ठा हो रहे हैदराबाद में, और इस पर गौर रखेंगे कि हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया हम लोग कैसे खड़ी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और इस समय हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आप चौंक जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहिब के पोते। और 31 जनवरी है कल। मूक नायक को 103 साल हो जाएंगे जो बाबा साहिब ने शुरू किया था 1920 में, और कल इस मूक नायक को भी 2 साल हो जाएंगे। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे, कॉलेजियम पे बात करेंगे, दलित आदिवासी एससी एक्ट पे बात करेंगे। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं द मूक नायक में सर आपका। मुकनायक का मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, पहले तो मैं आपका नाम पर आना चाहूँगी, क्योंकि आपका नाम भीमराव अंबेडकर है जो बाबा साहिब का भी नाम था। तो क्या वजह, आपके माता पिता ने क्या सोचा कि आपका नाम भी यही होना चाहिए, या इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी हम जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र में देखा जाए तो ऐसी ट्रेडिशन है पूर्वजों का नाम रखने के लिए। यह हमारे में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है। बाबा साहब को एक ही बेटा था, उनका नाम यशवंत राव था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो अडॉप्ट किया था लड़का, उनका नाम महात्मा फुले जी ने यशवंत रखा था। वही बाबा साहब ने नाम अपने पुत्र के लिए यशवंत रखा। वही एक ही पुत्र बाबा साहब के सरवाइव हो गए, और यशवंतराव, जिनको बाद में भैया साहब अम्बेडकर के नाम से काफ़ी मशहूर है इस महाराष्ट्र उस समय के देश में, उनके हम 3 लड़के हैं यशवंतराव जी के। एक प्रकाश जी है, मैं भीमराव जी है, एक आनंदराव जी है, हमारी एक बहन है रमा है। तीनों का नाम देखा जाए तो बाबा साहब ने प्रकाश जी का नाम बताया था कि इस छोटे बालक का नाम प्रकाश जी रखो। फिर बाद में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण के बाद हमारे सब जन्म हुए समय के बाद। इसके लिए हम लोग ने, हमारे में भैया साहब अम्बेडकर ने, मेरे माता ने ये नाम रिपीट कर दिया है। मेरा जन्म बाबा साहब के महापरिनिर्वाण होने के बाद 4 साल से हुआ, इसके लिए मेरा नाम भीमराव रखा। मेरे पीछे वाला मेरा भाई है आनंद राव जी, बाबा साहब के जो भाई थे उनका नाम आनंद राव था। उसके लिए हमारे पिताजी ने उनका नाम आनंद राव रखा। जो हमारी बहन है उनका नाम रमा रखा है, जो रमाबाई बाबा साहब की धर्मपत्नी थी, उनके नाम से रखा। ये ट्रेडिशन महाराष्ट्र में है, इसके लिए कोई ये नहीं है, ये ट्रेडिशन जतन की है, यही बताना चाहता हूँ। चलिए, तो परंपरा का था। और कल 31 जनवरी है सर, और मूक नायक शुरू किया था बाबा साहिब ने। बहुत कम लोग भी जानते हैं आज भी कि बाबा साहिब एक पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने 1920 में जो है मूक नायक शुरू किया था। तो मूक नायक को आज कल 103 साल हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, मूक नायक की पत्रकारिता उस समय की क्या थी, और अभी जो पत्रकारिता हो रही है, अभी जो जर्नलिज्म हो रही है, इस समय मूक नायक जैसे जर्नलिज्म की कितनी ज़रूरत है? उस समय बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 में मुकनायक समाज के लिए निकाला था, जो पीरियडिकल था। उस समय जितनी आवश्यकता है, मैं समझता हूँ आज भी उतनी ही आवश्यकता है। बाबा साहब ने मुकनायक के माध्यम से ये समाज को वॉइस देने की, आवाज देने की, समाज का आवाज लोगों तक जाने के लिए ये मुकनायक नाम रखा है।
वो बहुत अप्रोप्रिएट है कि जिस समाज का आवाज नहीं उसका नाम उन्होंने मूक नायक रखा है। वो समाज बोल नहीं सकता है उसका नाम मूक नायक रखा है। बाबा साहब ने किस हालत में निकाले थे, आर्थिक हालत बुरी थी तो भी बाबा साहब ने मूक नायक निकाला। बाबा साहब जानते थे कि समाज में पढ़े लिखे लोग कमती है तो भी बाबा साहब ने मूक नायक निकाला। बाबा साहब ये जानते थे कि मेरा मूक नायक लेके लोग बैठ जाएंगे, रात में गपशप चलती थी, वो जमाने में चर्चा होती थी, उसको चावड़ी बोलते हैं, और वहां से मूक नायक एक पढ़ेगा और 10 लोग सुनेंगे और बाबा साहब के जो विचार है वो उस तक में जाएंगे। उस समय बाबा साहब भाषण देते थे यहाँ वहाँ जाके। उस समय वो हमारे कार्यकर्ता लिख के लेते थे और उसका फिर वो मूक नायक में, आने वाले समय के मूक नायक में वो छापा जाता था। इस तरह का प्रबोधन इस बंबई और बंबई के इलाके में ज्यादा हो गया था उस समय। लेकिन मूक नायक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादा चला नहीं, क्योंकि बाबा साहब उसमें बाद में बाबा साहब 1922 में विलायत निकल गए और जो भी उन्होंने जवाबदारी दी हुई थी अपने कार्यकर्ते पर उन्होंने निभाई नहीं। बाबा साहब जाने के बाद खाली 3 मूक नायक के इश्यूज प्रसिद्ध हो गए और बाकी मूक नायक फिर बंद हो गया। मैं समझता हूं आज भी वही परिस्थिति है कि समाज के लिए ऐसा मीडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया में हमारे मेन स्ट्रीम में हमारे लोग नहीं है। इसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए कि हम लोग ने हमारा मीडिया निर्माण करना चाहिए था, क्योंकि उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आज हम लोग आर्थिक सक्षमता हमारे में है, हमारे पास पैसा है, स्टेटस है, लेकिन हमारे पास मीडिया चलाने के लिए, मीडिया हमें निर्माण करने के लिए उस मानसिकता के लोग चाहिए कि हमारी मीडिया होनी जरूरी है। आज कई चैनल है अंबेडकर मूवमेंट में, अंबेडकर वादियों के पास जो सोशल मीडिया पर चलते हैं, यूट्यूब चैनल है, सोशल चैनल है, उससे अपनी बात रखते हैं और अपना काम चला के लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें बड़ा मीडिया चलाना पड़ेगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वैसे हमें चलानी पड़ेगी। कल 31 जनवरी है और 103 साल होने जा रहे हैं। साउथ में ऐसा प्रयास है, कल हैदराबाद में साउथ के सब चैनल वाले हम इकट्ठा हो रहे हैं हैदराबाद में, और इस पर गौर रखेंगे कि हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया हम लोग कैसे खड़े करें। साउथ में आज 2-3 मीडिया है कि जो स्टेट लेवल के मीडिया है, उन लोग के पास उनकी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उनके पास अपने स्टूडियो है वही बिल्डिंग में, इस तरीके से है, लेकिन उसको बड़ा स्वरूप देना चाहते हैं। कल का दिन मैं समझता हूँ अच्छा दिन है कि उस पर आज चर्चा होगी और पूरे साउथ में नहीं, एक देश में संदेश जाएगा कि हमारा मीडिया कैसा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आज मीडिया पर ये सब निर्भर है। मीडिया, आईटी इस पर निर्भर है, क्योंकि हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए यही प्रभावी माध्यम मैं समझता हूं, सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का। और मीडिया जिसके हाथ में है वही मैं समझता हूं आने वाली राजनीति में, समाज नीति में वो सक्सेस हो जाएगी। जो मीडिया के माध्यम से जो झूठ बात है वो सच्ची कर सकते हैं, सच्ची बात है वो झूठी बता सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत आज मीडिया में है, हमें सबने जानना चाहिए कि हमारे लिए ये ताकत हमें खड़ी करनी चाहिए। दूसरा ये संदेश है कि आज हमारे साथ इस देश की मीडिया नहीं है, तो हम लोग ऐसे मीडिया पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो बातें आज मीडिया में से आती है उस पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो हमारा विश्वास, हमारी जो मीडिया है भले छोटी होगी, उस पर हमें निर्भर करना पड़ेगा, हमें विश्वास रखना पड़ेगा।
क्योंकि 2014 से देखा जाए जिस तकरीर से सरकार में केंद्र में नई सरकार बैठ गई 2014 से, उन्होंने एक तो मीडिया हाथ में ले लिए, सभी न्याय व्यवस्था उनके हाथों में है, मीडिया है, न्याय व्यवस्था है। जो भी पिलर्स बाबा साहब ने खड़े किए हैं इंडिपेंडेंटली संविधान के माध्यम से, वो उद्ध्वस्त हो गया, उसको छेड़छाड़ हो रही है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। इसके लिए जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, हमारी धोखे में आ रही है। हमारे पर जो भी आज इश्यूज है, हमारे समाज के इश्यूज है, फिर हमारे समाज के रिजर्वेशन प्रमोशन का इश्यूज है, बहुत बड़ा इश्यू है। सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेची जा रही है, डीमोनेटाइजेशन से यहाँ डीमोनेटाइजेशन का कितना तोटा हो गया वो हमें बताना चाहिए। लेकिन ये इश्यूज अभी एक कॉमन मीडिया, जो गुलामी की जिसको मीडिया में बोलता हूँ, वो मीडिया नहीं उठाती है। भाई ये पूरी मीडिया आज पूंजीपति के पास है और ये सभी पूंजीपति सरकार के गुलाम बन गए हैं। उन्हें जो लग रहा है वही बात मीडिया में आती है। कल 2 दिन पहले की बात है, अडानी जो इंडस्ट्रियल है, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कई लाख करोड़ों का उनको घाटा हो गया, लेकिन कौन सा भी अखबार में ये आया नहीं। भाई अडानी की जी पूंजी लगी है, बैंकों का पैसा है, नेशनलाइज बैंकों का पैसा है, जो नेशनलाइज बैंकों का पैसा आम आदमी का पैसा है, LIC का पैसा है, 4 लाख करोड़ का घाटा उनको आया है। ये इश्यूज आज मीडिया के सामने 2 दिन हो गए, कौन से भी मीडिया के सामने आया नहीं। इस तरीके की बातें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से रखनी पड़ेगी। भाई ये देश में ऐसी चल रही है, राजनीति चल रही है, हमें सोशल मीडिया के सामने लानी है। हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित, बुद्धिस्ट, आदिवासी, OBC समाज के लिए हमें टारगेट करके ये न्यूज़ देनी पड़ेगी। भाई इस तरीके का बर्ताव आज देश में चल रहा है। आने वाले समय में जो लेबर लॉ अमेंडमेंट हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी मैं समझता हूँ 24 से आएगी, 24 में आ जाएगी। ऑलरेडी कोरोना की महामारी में पार्लियामेंट में पारित किया है एजुकेशन पॉलिसी, लेबर लॉज। सभी को मालूम है बाबा साहब ने लेबर एक्ट 1942 में वाइसराय के कैबिनेट में थे, तभी से लेबरों को, एम्प्लॉयज़ को जो हक और अधिकार दिए वो बाबा साहब ने दिए। और नए इसमें अभी जो नया लेबर लॉ आ रहा है उसमें अभी घटाए गए हैं। पूरा लेबर लॉ ये 5 एक्ट में कंट्रोल किया है। बाबा साहब के समय में लेबर के 42 एक्ट थे। इस तरीके से बातें आके ये लोगों का प्रबोधन होना जरूरी मैं समझता हूँ। आने वाले समय का धोखा जो है वो लोगों को अभी से बताना जरूरी है। 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शन की तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मीडिया छोटा है, उन लोग का मीडिया बड़ा है। लेकिन छोटे मीडिया लगन के साथ, ध्येयवादी के साथ हम लोग लगेंगे तो निश्चित हम लोग यशस्वी होंगे। जय हिंद। जी सर, जैसे आपने राजनीति की बात करी और अभी जो देश का माहौल है वो पूरा हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है, यही सब चीज़ें देश में हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके वजह से जो दलित आदिवासियों के मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं? भाई ये सरकार फिर वो केंद्र की होवे और राज्य की होवे, बेसिक इश्यू पर आज कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है।
ना सरकार इस मुद्दे को चर्चा में लाती है, ना विपक्ष पक्ष इस मुद्दे को लाती है। कॉमन इश्यूज जो लोगों के पास है, कॉमन इश्यू कहा जाए तो महंगाई का इश्यू बड़ा इश्यू है, मैं समझता हूं। विपक्षी नेता डरते हैं कि भाई हमें ईडी की नोटिस आ जाएगी, एनआरआई हमारे पीछे लगेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पीछे लगेगी, हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, मुकदमे हमें चलाएंगे, एफआईआर लगाएंगे, नहीं कुछ लगाएंगे तो देशद्रोही की कुछ न कुछ कलमे लगा देंगे। इस तरीके से पूरे देश में देखा जाए तो भय और डर का वातावरण मैं समझता हूं, और इसके लिए ये इश्यू कोई उठाता नहीं। सरकार में बैठने वाले लोग हैं, वो इश्यू को डाइवर्जन करने के लिए हिंदू मुस्लिम के राइट के बारे में, हिंदू मुस्लिम टस्सल कैसी होवे, मंदिर का इशू, मस्जिद का इशू इस देश में उठाने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 2024 में ये इशू ज्यादा बढ़ेंगे। हिंदू संत है, हिंदू प्रवचनकार है, उनके मेलावे, उनके प्रवचन के प्रोग्राम ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि ये मानसिकता है। मुझे जो अभी 17 जनवरी में परभनी से मैंने 120 बुद्धिस्ट भंते जो फॉरेन से आए थे, उनकी पदयात्रा निकली 480 किलोमीटर परभनी से वो चैत्य भूमि तक आ जाएंगे। उसकी तैयारी करीब करीब 1 महीना पहले चल रही थी। जब मैं मंच पर गया परभनी शहर में, सुबह में पहुंच गया, मैंने जो पोस्टर दिखे, मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को पूछा ये क्या चल रहा है आज परभनी में, तो बोले 15 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, या एक संत आए हैं, उन्होंने यही प्रोग्राम आज के दिन हमारी धम्म पद यात्रा चलेगी, 25-50 हजार के लोग आएंगे, तो हम भी हमारे हिंदू धर्म के संत को बुलाएंगे और प्रवचन का कार्यक्रम देखेंगे। इस तरीके की काउंटर राजनीति ये आज समाज में हो रही है। इसके लिए आने वाले 24 में ऐसी इस प्रकार के, मैं समझता हूँ, हिंदू मुस्लिम हो गए, दूसरे समाज को काउंटर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होंगे। मेन जो इश्यूज है वो पीछे जाएंगे। लोगों ने समझना चाहिए, विशेषता ओबीसी समाज के लोगों ने, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, बुद्धिस्ट पीपलों ने, कि भाई आने वाले समय में हमें तैयार होना चाहिए और इस मुद्दे से हमें हटना चाहिए। एक है, अभी लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हमारे समाज में अच्छी तरीके की सोच है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरीके की हरकतें सरकार के माध्यम से भले फ्यूचर में हो जाए, लेकिन इतने लोग अभी इन्वॉल्व नहीं हो गया, ऐसी मेरी तो भी तमन्ना है, मेरी धारणा है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं बाबा साहिब का नाम इस्तेमाल करती हैं। खुद हमारे देश के जो पीएम हैं वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में कौन सी पार्टी जो है सही मायनों में बाबा साहिब के जो सपने थे उनको पूरा कर रही है? भाई, देश की सिचुएशन ऐसी है कि बाबा साहब को अवॉइड करके, बाबा साहब को बाजू में रख के ना पॉलिटिक्स सक्सेस हो सकती है, ना समाज नीति सक्सेस हो सकती है, ना इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। इस तरीके की सिचुएशन आज देश में है कि बाबा साहब का नाम लेके ही हमें आगे चलना पड़ेगा। फिर वो बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी होए, बाबा साहब को मानने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की पार्टी होए,
एक समय बाबा साहब को विरोध करने वाली पार्टियां सत्ते में बैठी है, उनको भी बाबा साहब को अवॉइड करके जा नहीं सकते। इसके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, बाबा साहब की विचारधारा, ओरिजिनल विचारधारा, उसको छेड़छाड़ करके भाई हमें बाबा साहब दिखाने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब की ओरिजिनल बातें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो इस तरह का टेम्परिंग, बाबा साहब के विचारों का टेम्परिंग नहीं होना है, यह हमें सावध रहना पड़ेगा। अभी जो है SC/ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अभी कर्नाटक की हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति की अगर गाली दी जाती है उसकी जाति के नाम पर, मतलब जाति के नाम पर शब्द उसको बोले जाते हैं, तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा जब तक कि प्रूफ ना हो जाए कि उसके साथ सच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि कोई SC/ST एक्ट तो इस तरह से धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, जबकि जितनी भी गालियाँ हैं वो दलितों के नाम पर ही बनाई गई हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं, पहली बात है। लेकिन ऐसा प्रयास हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि SC/ST एक्ट खत्म किया जाए, पर 2 अप्रैल जो नॉर्थ इंडिया में इसके बारे में आंदोलन हो गया और पूरा नॉर्थ इंडिया आधा दिन जल रहा था, लोग सड़क पर आ गए थे, लोगों के पास कोई लीडर नहीं था। उससे सरकार को पता चला कि SC/ST एक्ट के बारे में लोगों की सोच क्या है, लोगों के दिल में ये एक्ट के बारे में कितना लगाव है। सरकार ने एक्ट पीछे ले लिया, पार्लियामेंट में बिल पास होके फिर से वो लगाव हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है। इसके लिए हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट पास हो गया है, मैं समझता हूँ उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं निकलेगी, ज़्यादा उसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये पास किया है। लेकिन इस देश में जो मानसिकता के लोग हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि SC/ST एक्ट से जो केसेस होते हैं उसका सक्सेसफुल परिणाम और 2 नहीं तो 3% ही है, ज़्यादा टक्कावारी नहीं है। इसमें कई मुद्दे शामिल है। एक तो न्यायालयन है, एग्जीक्यूशंस है, मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट है, मीडिया है। इसके बारे में उदासीनता होने के कारण इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है। आपने न्यायालय का जिक्र किया। न्यायालय पे अभी कॉलेजियम पे बहुत ज़्यादा जो है बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है कि इसको रखना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कॉलेजियम होना चाहिए या बाबा साहिब होते तो क्या सोचते? मैं देख रहा हूं जब से नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में द्वंद्व चालू है। कॉलेजियम के माध्यम से यह तीसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी नेम फिक्स करके भेजे हुए थे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने वो फिर से रिजेक्ट कर दिया और फिर से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। कॉलेजियम के जो भी एक्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस आके उसने उस पर खारिज कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगी। जो प्रैक्टिस आज कॉलेजियम की चल रही है, और मैं समझता हूँ वही प्रैक्टिस अच्छी है, आगे चलेगी। सरकार उसको विरोध कर रही है। अच्छे से जजेस सुप्रीम कोर्ट में आने से ही संविधान की सुरक्षा होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कॉलेजियम और सरकार का निर्णय है, उसमें देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है उसमें। जी, और पे बैक टू सोसाइटी की बात करूंगी, क्योंकि बाबा साहिब बहुत इस पर विश्वास करते थे और कई सारे जो लोग हैं उनको आरक्षण की वजह से वो पढ़ भी पाते हैं, आरक्षण की वजह से वो बाहर जा सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि कई सारे जो बाहर जाते हैं, जो शिक्षा
पा तो लेते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि उनके आरक्षण की वजह से ये हुआ या उनको आरक्षण की वजह से जो है शिक्षा मिली, और पे बैक टू सोसाइटी में वो जो है विश्वास नहीं रखती, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, समाज में जो भी आज लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ के अच्छी नौकरियां मिली हुई है, अच्छे तनखे मिले हैं, जिनका सोशल स्टेटस इससे बढ़ा हुआ है, इन लोगों को एक ही अपील है भाई, ये आपके पढ़ाई से नहीं तो बाबा साहब ने जो सुविधा प्राप्त करके दी है, संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन किए है, एजुकेशन किए, उसके माध्यम से आपने आगे बढ़ गए हैं। ये लोगों ने अपना खुद का फैमिली न देखते हुए समाज के एक एक बच्चा का जवाबदारी ले लिया एजुकेशन का। भाई, बच्चा इधर पढ़ रहा है तो उसका मैं एजुकेशन का जवाबदारी लेता हूँ, बच्चा अच्छा पढ़ने में तेज है, तो मैं समझता हूँ अच्छा सा मैसेज जाएगा समाज में और समाज की उन्नति अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ ही परसेंटेज के लोग हैं ये मानते हैं और इसका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए देते हैं, तो ये फैलाव होना जरूरी है। इन लोगों को बताना जरूरी है कि बाबा साहब के वजह से ये सब प्राप्त हो गया, तो इसके लिए समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम नहीं कहते कि आ जाओ मोर्चा में, इसमें उसमें, लेकिन एक समाज में एक लड़के का जवाबदारी अपने इतने बड़े अधिकारी है उसने ले लिया, तो समाज की प्रगति द्विगुना अधिक जोर से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भीमराव अंबेडकर जी थे और बाबा साहिब के पोते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात रखी और उन्होंने बताया कि बाबा साहिब किस विचारधारा को मानते थे और कई सारे लोग जो हैं आज भी उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।